कोहरे की हल्की सी चादर चारों ओर फैली हुई थी, मानो प्रकृति ने सड़क को अपने रहस्यमयी आलिंगन में जकड़ लिया हो। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे थे, जिनके हेडलाइट्स कोहरे को चीरते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया, वाहनों का आना जाना पूरी तरह थम गया। कोहरा और घना हो चला था, इतना कि सामने का दृश्य धुंधला सा लगने लगा, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जिसके रंग समय के साथ फीके पड़ गए हों। यहाँ इस सुनसान हाईवे के किनारे बनी छोटी सी पुलिस चौकी पर सूरज सिंह की ड्यूटी थी। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि चौकी के बाहर जल रही आग की तपिश भी शरीर को गर्म करने में नाकाम थी। हवा में सर्दी की सुइयां सी चुभ रही थीं और सूरज का मन बार बार गर्म चाय की प्याली की ओर भाग रहा था। सूरज को चाय का शौक था, बल्कि शौक क्या, ये तो उसकी आदत थी, खासकर ऐसी सर्द रातों में। चाय की याद अब उसे दवा की तरह सता रही थी, जैसे किसी बीमार को अस्पताल में ऑक्सीजन का मास्क मिल जाए। उसने सोचा, अगर अभी चाय का इंतजाम हो जाए तो शायद यह रात थोड़ी कम सर्द और थोड़ी कम लंबी लगे। सूरज इस चौकी पर नया था, यह उसकी पहली ड्यूटी थी और उसे आसपास की कोई खास जानकारी नहीं थी। रात गहरा चुकी थी और इस कोहरे भरे मौसम में चाय की दुकान ढूंढना आसान काम नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, शायद कोई छोटा मोटा खोमचा या ढाबा खुला हो। उसने साथ के होमगार्ड को चौकी पर रुकने का निर्देश दिया और अपनी बाइक उठाकर चाय की तलाश में निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए सर्द हवाएं उसके चेहरे को चाकू की तरह चीर रही थीं। ठंड इतनी थी कि शरीर में कपकपी छूट रही थी, मगर चाय का नशा उसकी रगों में दौड़ रहा था। वह हार मानने वाला नहीं था। बाइक की रफ्तार के साथ हवा और तेज लग रही थी, पर सूरज ने दांत भींच लिया और आगे बढ़ता रहा। उसका मन बार बार चाय की गर्माहट की कल्पना में खो रहा था। वह प्याली जिससे भाप उठ रही हो और जिसे पकड़ते ही हाथों को सुकून मिले। कुछ दूर चलने के बाद कोहरे के बीच उसे हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़का, शायद कोई चाय की दुकान खुली हो। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और उस रोशनी की ओर बढ़ा। उसका अंदाजा सही निकला। वहां एक छोटी सी चाय की दुकान थी। जो दुकान कम, एक जर्जर झोपड़ी ज्यादा लग रही थी। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी मोटे कंबल में लिपटा हुआ बैठा था। उसने एक पुराना स्टूल रखा था, जिस पर एक छोटा गैस स्टोव और सिलेंडर था। स्टोव पर एक एल्यूमिनियम की पतीली छड़ी थी, जो समय के साथ काली पड़ चुकी थी। पास में एक डिब्बे में चाय पत्ती, शक्कर और कुछ मसाले बेतरतीब ढंग से रखे थे। दुकान के आसपास हल्की सी लालटेन की रोशनी फैली थी, जो कोहरे में और रहस्यमयी लग रही थी। उस रोशनी का स्रोत एक बांस पर लटकी लालटेन थी, जिसकी मध्यम रोशनी जमीन पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। कोहरे की घनी चादर ने चारों ओर अपना जाल बिछा रखा था और उस छोटी सी चाय की झोपड़ी के आसपास का माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। लालटेन की मध्यम रोशनी में बूढ़े का चेहरा मुश्किल से दिख रहा था। जब उसने सूरज को देखा और धीमी कांपती आवाज में बोला, साहेब, चाय बनाऊं? सूरज, जिसके दांत ठंड से कटकटा रहे थे, ने जल्दबाजी में जवाब दिया, जल्दी बाबा, जल्दी बनाओ। उसकी आवाज में सर्दी की ठिठुरन के साथ साथ चाय की तलब भी साफ झलक रही थी। वह झोपड़ी के एक कोने में खड़ा हो गया, अपने हाथों को आपस में रगड़कर शरीर में थोड़ी सी गर्मी लाने की कोशिश करने लगा। हवा इतनी सर्द थी कि उसकी उंगलियां सुन्न सी हो रही थीं और हर सांस के साथ मुंह से भाप निकल रही थी। बूढ़ा, जो अब तक स्टोव के पास व्यस्त था, सूरज की हालत देखकर एक पुराना लकड़ी का मोड़ा बैठने की पाई उठा लाया। उसने बिना कुछ बोले मोड़ा सूरज की ओर बढ़ा दिया। सूरज ने मोड़े पर बैठते हुए हल्का सा धन्यवाद दिया और अपने शरीर को और सिकोड़ लिया। उसने मुंह को नीचे झुकाया, दोनों हाथों को कसकर बांध लिया ताकि ठंड का असर कुछ कम हो। उसकी नजरें बार बार उस काली पतीली पर जा रही थीं, जिसमें चाय उबल रही थी। पतीली से उठती भाप और चाय की खुशबू ने उसके मन को थोड़ी राहत दी। इसी बीच बूढ़ा चाय लेकर आ गया। उसने एक मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय उड़ेली और सूरज की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो साहेब, चाय लो। उसकी आवाज में वही सादगी थी जो इस सुनसान रात में अजीब सी गर्माहट दे रही थी। सूरज ने उत्साह से कुल्हड़ की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ बूढ़े की उंगलियों से छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ को छू लिया हो। बूढ़े का हाथ कंबल ओढ़े होने के बावजूद इतना ठंडा था कि सूरज की कपकपी और बढ़ गई।
वह मन ही मन हंसा और सोचा, बुढ़ापे का शरीर है, खून तो पानी सा हो गया होगा, बाबा के हाथ तो बिल्कुल बर्फ बने हुए हैं। उसने इस विचार को झटक दिया और कुल्हड़ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। चाय की गर्माहट उसकी हथेलियों से होती हुई पूरे शरीर में फैलने लगी। उसने पहले कुल्हड़ को हल्के से छुआ, उसकी गर्मी को महसूस किया और फिर धीरे से चाय का एक घूंट लिया। स्वाद इतना उम्दा था कि उसका चेहरा खिल उठा। वाह बाबा, कमाल की है चाय, उसने तारीफ करते हुए कहा और उसकी आवाज में संतुष्टि साफ झलक रही थी। तभी कोहरे के बीच से एक बाइक की हल्की सी आवाज सुनाई दी। सूरज ने चौंक कर उस दिशा में देखा। धीरे धीरे एक बाइक वहां रुकी और उसमें से एक आकृति उतरी। कोहरे और लालटेन की मध्यम रोशनी में वह आकृति धुंधली सी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वह पास आई, सूरज को एहसास हुआ कि यह कोई और पुलिस वाला था। वह आदमी सूरज के पास आकर खड़ा हो गया। कोहरे की ठंडी और रहस्यमयी रात में लालटेन की मध्यम रोशनी के नीचे सूरज ने जब उस अनजान पुलिस वाले को अपने सामने खड़ा पाया तो वह चौंक उठा। उसका मन सवालों से भर गया। यह कौन है? उसने इस चेहरे को पहले कभी नहीं देखा था। सामने खड़ा नौजवान 6 फीट का लंबा, गोरी रंगत वाला था। उसका चेहरा कोहरे की पतली परत और लालटेन की रोशनी में किसी अजीब सी चमक से दमक रहा था, मानो कोई रहस्य छिपा हो। उसकी वर्दी से साफ था कि वह भी एक कांस्टेबल है, लेकिन सूरज को यकीन था कि उसने इसे अपनी ड्यूटी के दौरान पहले कभी नहीं देखा। भाई, किस थाने से है तू? उस नौजवान ने बड़ी सहजता से पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। सूरज ने तुरंत जवाब दिया, अरे मैं यहीं इज्जत नगर थाने से। तू? उसने सवाल को उसी की तरह वापस उछाला। नौजवान ने मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ी हैरानी के साथ कहा, भाई तो इधर कैसे? ये तो हमारे थाने की सीमा है। उसकी आंखों में चंचलता थी, जैसे वह सूरज को छेड़ रहा हो। सूरज एक पल के लिए चकरा गया। अरे, कोहरे में मैं अपने थाने की सीमा ही पार कर आया। उसने मन ही मन अपनी भूल पर हल्का सा झेंपते हुए सोचा। फिर उसने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, चाय की तलब थी, कोई दुकान खुली नहीं मिली, बस यहीं बाबा की झोपड़ी दिखी। कोहरा इतना था कि सीमा का पता ही नहीं चला। उसने जल्दी जल्दी कुल्हड़ में बची चाय के आखिरी घूंट ली और खड़ा हो गया। चल, अब चलता हूं, उसने कहा और उस नौजवान की पीठ पर हल्के से हाथ रखा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसकी वर्दी को छुआ, सूरज के शरीर में ठंड की एक और लहर दौड़ गई। उसका शरीर बाइक चलाने की ठंड से पहले ही बर्फ सा हो चुका था और इस नौजवान का शरीर भी उतना ही ठंडा लगा। सूरज ने मन ही मन सोचा, यह ठंड तो सबको बराबर सता रही है। अरे रुक रे, एक और चाय पी ले, नौजवान ने उसे रोकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। वैसे भी तेरा हमराह तो ड्यूटी पर होगा और सबको पता है 4 बजे के बाद कौन ड्यूटी देता है इधर। अभी तो 3 ही बजे हैं, उसने हल्के मजाक के लहजे में कहा। सूरज का मन भी एक और चाय के लिए मचल उठा। वह फिर से उसी पुराने मोड़े पर बैठ गया। बूढ़ा, जो अब तक चुपचाप चाय की पतीली संभाल रहा था, नौजवान के लिए भी एक और स्टूल लाकर रख गया। अच्छा, तेरा नाम क्या है? सूरज ने उत्सुकता से पूछा। विक्रम चौधरी, नौजवान ने जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्की सी गंभीरता थी। और मैं सूरज। अच्छा है, दोनों भाई मिल गए, सूरज ने हंसते हुए कहा, माहौल को हल्का करने की कोशिश में। हाँ यार, बस जैसे तैसे चल रहा है, ड्यूटी निभा रहे हैं, विक्रम ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी जो सूरज के कानों में अटक गई। अरे और बता। ड्यूटी तो मैं भी कर रहा हूं भाई, सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करते हुए कि बातचीत में थोड़ी रौनक आए। बस भाई, गांव जाना है पर छुट्टी नहीं मिल रही, मन करता है सब छोड़कर भाग जाऊं, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में उदासी अब और साफ हो रही थी। क्या जरूरी काम है? इतना उदास क्यों है? सूरज ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। विक्रम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। हाँ भाई, बहुत जरूरी, जान से भी ज्यादा जरूरी, उसने धीमे से कहा। उसका चेहरा अब तनाव से भर गया था, जैसे कोई अनकहा दर्द उसके भीतर उबल रहा हो। कोहरे की ठंडी रात में लालटेन की मध्यम रोशनी के नीचे सूरज और विक्रम उस छोटी सी चाय की झोपड़ी में बैठे थे। सूरज ने विक्रम की उदासी को भांप लिया था और उसका मन अब उसकी बात को और गहराई से जानने को बेताब था। उसने हल्के से विक्रम की पीठ पर हाथ रखा और उत्सुकता भरे लहजे में पूछा, भाई
बात आखिरी क्या है, बता तो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा थोड़ा हल्का हुआ। यार, इतने दिनों बाद किसी को मेरी बात सुनने में दिलचस्पी है तो बता देता हूं, सुन, उसने कहा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और कोहरे की ठंडक के बीच उसके नाजुक गुलाबी होंठों पर एक हल्की सी सुरीली मुस्कान खिल गई। उसके गोरे भरे हुए गालों पर लालटेन की रोशनी पड़ रही थी, जो चांदनी सी चमक बिखेर रही थी, मानो वह उस पल में अपनी उदासी को भूलकर किसी खूबसूरत याद में खो गया हो। उसने धीमे से कहा, प्यार करता है तेरा भाई किसी से। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी, जैसे वह अपनी सबसे कीमती बात सूरज के साथ बांट रहा हो। सूरज ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो इतना दुखी क्यों है रे? उसकी आवाज में दोस्ताना छेड़छाड़ थी, मगर वह वाकई जानना चाहता था कि विक्रम के दिल में क्या चल रहा है। विक्रम ने एक पल के लिए नजरें झुकाईं, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अरे भाई, उसकी शादी होने वाली है। मैं उससे बोल चुका हूं कि शादी तुझसे करूंगा, चाहे मर जाऊं, पर मेरी रूह भी आएगी तुझे ब्याहने। उसकी आवाज में जुनून था, मगर उस जुनून के पीछे एक गहरी बेबसी भी छिपी थी। सूरज ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे, वादा भी तो दिलेर का है। वह माहौल को हल्का करना चाहता था, पर विक्रम की बातों ने उसे भी गंभीर कर दिया। हाँ भाई, उसी खातिर छुट्टी लेनी है, पर ये लोग सुन ही नहीं रहे, विक्रम ने परेशान होकर कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गई थीं और चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। तो क्या भगा लाएगा भाभी को? सूरज ने मजाकिया अंदाज में पूछा। आखिरी प्रेम कथा है क्या? बता तो। विक्रम ने एक गहरी नजर सूरज पर डाली, फिर बोला, सुन भाई, और उसने अपनी प्रेम कहानी सुनानी शुरू की। मैं उससे अपने ट्रेनिंग के टाइम में मिला था, गाजियाबाद में। उसकी आवाज में एक पुरानी याद की गर्माहट थी। वो एक स्टोर में काम करती थी। मुलाकात भी अजीब तरह से हुई थी मेरी उससे, जैसी फिल्मों में कोई हीरो हीरोइन मिलते हैं वैसी। ये कहते हुए विक्रम के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई। वह एक पल के लिए चुप हो गया, मानो उस मुलाकात की हर बारीकी को फिर से जी रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया। वह हर शब्द के साथ अपनी कहानी में डूबता जा रहा था, और सूरज की उत्सुकता अब चरम पर थी। वह जानना चाहता था कि विक्रम की उस लड़की से मुलाकात कैसे हुई, और उनकी कहानी में ऐसा क्या था जो विक्रम को इतना उदास और बेचैन बना रहा था। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कहानी के अंत तक जुड़े रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियों का एक भी अपडेट मिस न हो। और अगर आप पहले ही हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो दिल से आपका शुक्रिया। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कोहरे की सर्द और रहस्यमयी रात में लालटेन की मध्यम रोशनी के नीचे सूरज और विक्रम उस छोटी सी चाय की झोपड़ी में बैठे थे। सूरज की नजरें विक्रम पर टिकी थीं, जो अपनी प्रेम गाथा सुनाने में डूबा हुआ था। उसकी आवाज में एक पुरानी याद की गर्माहट थी, और सूरज उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था, मानो वह उस पल को जी रहा हो। विक्रम ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। भाई, मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था। ट्रेनिंग का वक्त था और खाली समय में हम बस इधर उधर घूम रहे थे। विक्रम ने शुरू किया। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह उस दिन को फिर से जी रहा हो। हमें कुछ सामान चाहिए था, कोई शैम्पू, कोई स्नैक्स, कोई कुछ और। तो हम सब एक छोटे से स्टोर में चले गए। स्टोर में उस वक्त बस एक लड़की थी, कोई 21-22 साल की, मध्यम कद, गेहुआ रंग, कंधे तक कटे हुए बाल। साधारण सी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा भोलापन था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। उसके नैन नक्श कुछ खास नहीं थे, पर उसकी आंखों में एक अनकही मासूमियत थी जो दिल को छू गई। विक्रम ने एक पल रुककर चाय का घूंट लिया, फिर आगे बोला, मेरे सारे साथी सामान चुनने में व्यस्त हो गए। मैंने भी एक हेयर ओनेल की छोटी डिब्बी और कॉफी का डिब्बा उठा लिया। हम सब ने बिल कटवाया और बाहर निकल आए। लेकिन जब हम अपने सेंटर पहुंचे तो एक लड़के ने चेक किया कि उसके बिल में सामान से ज्यादा रुपये कट गए थे। विक्रम की आवाज में अब थोड़ी बेचैनी घुल गई। वो लड़का मेरा खास दोस्त नहीं था, बस मेरे एक दोस्त का दोस्त था। फिर भी मैं उसके साथ वापस स्टोर चला गया। मुझे क्या पता था कि वो इतना गंवारपन दिखाएगा। स्टोर में पहुंचते ही वो उस लड़की पर बरस पड़ा।
चिल्लाने लगा, तुम चोर हो, ज्यादा रुपये काट कर अपनी जेब में रख लोगी? जानती नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं, सब पता है हमें। सूरज ने भौहें सिकोड़ते हुए विक्रम की ओर देखा और विक्रम ने कहानी जारी रखी। उसके शोर से स्टोर में मौजूद बाकी ग्राहक भी काउंटर की ओर इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। तभी स्टोर का मैनेजर भी आ गया। उसने भी बिना कुछ समझे उस लड़की को डांटना शुरू कर दिया। बोला, तुम बिल सही से नहीं काट सकती, आंखें खुली रखा करो, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? फिर उसने मेरे साथ वाले लड़के से माफी मांगी और अतिरिक्त रुपये लौटा दिए। विक्रम की आवाज अब भारी हो गई थी। वो लड़की चुपचाप सब सुनती रही। फिर अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसने अपना चश्मा उतारा, अपनी भगी हुई पलकों से आंसू पोंछे और फिर से बिल काटने में लग गई। उसकी उदास आंखें और चुप्पी मुझे अंदर तक चुभ गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं नहीं जानता था कि वो लड़का इतना बदतमीज है जो ऐसा करेगा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और सूरज की ओर देखा। मैंने उस लड़के को वापस सेंटर भेज दिया, लेकिन मन में एक बात खटक रही थी। वो लड़की मुझे भी उसी गंवार की तरह गलत समझ रही होगी। मैं सोचने लगा, कैसे माफी मांगू उससे? सूरज उसकी हर बात को गहरे ध्यान से सुन रहा था, मानो वह उसकी कहानी का हर पल जी रहा हो। विक्रम ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में पुरानी यादों की गर्माहट और एक हल्की सी बेचैनी थी। भाई, मैं अब ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकता था। सेंटर में टाइम से नहीं पहुंचता तो डांट पड़ती। विक्रम ने शुरू किया। उसकी नजरें कोहरे में कहीं खोई हुई थीं। वहां स्टोर के काउंटर पर उस वक्त भीड़ बढ़ गई थी। लोग इधर उधर सामान देख रहे थे और वो लड़की चुपचाप बिल काटने में लगी थी। मैंने सोचा, ठीक है, कल फिर आऊंगा। जब वो फ्री होगी तब उससे माफी मांग लूंगा। शायद तब मन को थोड़ा हल्का महसूस हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज में हल्का सा दर्द उभर आया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस उसका आंसुओं से भरा चेहरा घूमता रहा। उसकी वो उदास आंखें, वो भगी हुई पलकें, वो चश्मा उतार कर आंसू पोंछने की तस्वीर, सब कुछ मेरे सामने बार बार आ रहा था। मैं सोचता रहा कि मेरे साथ वाले उस गंवार ने उसका दिल दुखाया और मैं कुछ कर भी नहीं सका। अगले दिन जैसे ही ट्रेनिंग से थोड़ा फ्री टाइम मिला, मैं तुरंत उसी स्टोर पर पहुंच गया। उसने आगे बताया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वो लड़की आज नहीं आई। उसकी जगह कोई नई लड़की काउंटर पर थी। मैंने हिम्मत करके उस नई लड़की से पूछा कि कल वाली लड़की कहाँ है। उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो छुट्टी पर चली गई। विक्रम की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा, ठीक है, एक हफ्ते बाद फिर आऊंगा। इसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग में फिर से व्यस्त हो गया। दिन बीतते गए और मैं उस मुलाकात को भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं कुछ फल खरीदने के लिए बाजार गया, तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वो एक फल के ठेले के पास खड़ी थी, किसी औरत के साथ। विक्रम ने एक पल रुककर चाय का घूंट लिया, फिर आगे बोला। उस दिन वो स्टोर की ड्रेस में नहीं थी। उसके कपड़े साधारण बल्कि कुछ पुराने और मैले से थे। उसका लोअर घिसा हुआ था और वो सफेद टी शर्ट जो अब मटमैली सी हो चुकी थी, उसके शरीर पर ढीली ढाली लटक रही थी। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि लोग अपने घर चलाने के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं उसके ठेले के पास चला गया। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने उससे कुछ फल खरीदे और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर मुझे जामुन चाहिए थे, तो मैं एक दूसरे ठेले वाले से मोल भाव करने लगा। तभी मेरी नजर फिर उस पर पड़ी। अब वो अपने ठेले पर अकेली थी। वो औरत जो उसके साथ थी कहीं चली गई थी। विक्रम ने सूरज की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी। मैं फिर उसके पास गया। उसने सोचा, शायद मैं और फल लेने आया हूं। वो बोली, अभी मामी आ जाएंगी, तब आप ले लेना। मैंने मौका देखकर उससे कहा, सुनो, तुम उस स्टोर में काम करती थी ना? उसने मेरी बात सुनकर नजरें झुका ली और धीमे से पूछा, आप कौन हैं? फिर बोली, हाँ, पर मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा, मैं उस दिन वहां था जब वो लड़का तुमसे लड़ पड़ा था। यार, माफी मांगने आया हूं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो गंवार ऐसा करेगा। अगर पता होता तो मैं उसे वहां आने ही नहीं देता। उसने नजरें चुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, आपकी इसमें क्या गलती? उसकी आवाज में हल्का सा उदासीन स्वर था, मानो वो उस घटना को भूलने की कोशिश कर रही हो। मैंने फिर कहा, नहीं यार, मैं उसके साथ था और कुछ कर नहीं सका। वो बोली, कोई नहीं,
यही जीवन है, लोग मिलते हैं हर तरह के। यह कहकर वो दूसरे ग्राहक के साथ व्यस्त हो गई और तभी पीछे से उसकी मामी भी आ पहुंची। मामी को देखकर मैं खिसक लिया। विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी राहत थी। मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। चलो, उसने मुझे माफ तो कर दिया। हालांकि उसे लगता था कि गलती मेरी नहीं थी तो माफी क्या देनी, पर मेरे मन को तसल्ली हुई कि चलो, माफी तो मिल गई। उसने एक पल रुककर चाय का घूंट लिया, फिर बोला। फिर मैं सेंटर वापस पहुंच गया। विक्रम की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उसके बाद मैं अक्सर फल लेने के बहाने उसी ठेले पर जाने लगा। तू समझ गया होगा कि मैं असल में फल लेने नहीं बल्कि उससे मिलने जाता था। जब भी वो ठेले पर अकेली होती, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे बात शुरू कर देता। पहले पहल वो संकोच करती थी, नजरें झुकाए चुपचाप जवाब देती, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगी। उसकी वो शर्मीली मुस्कान, वो हल्की सी बातें, सब कुछ मेरे दिल को छूने लगा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह उन पलों को फिर से जी रहा हो। वो मुझे पसंद आ गई थी। मैंने ना उसकी जाति पूछी, ना उसके घर की हालत। मुझे बस उससे प्यार हो गया था। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत, उसकी वो आंखें जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती थीं। एक दिन मैंने मौका देखकर हिम्मत जुटाई और उसे प्रपोज कर दिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने गर्दन झुकाकर शर्म से लाल होकर मेरी बात का जवाब दे दिया। उसकी वो शर्मीली हामी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत बात थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी जो अब उदासी में बदल रही थी। उसके बाद हम दोनों अकेले में मिलने लगे, बाजार के कोने में, किसी सुनसान गली में, या कभी कभी ठेले के पास जब कोई न होता। हमने एक दूसरे से वादे किए, कस्में खाई। हमारा प्यार गहरा होता गया। लेकिन फिर मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई, मुझे जाना पड़ा। जब मैं गया तो उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। विक्रम की आवाज अब भारी हो गई थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं फिर से उससे मिलने पहुंचा। मैंने उससे वादा किया था, ये मेरे प्यार का वादा है, मैं मर भी गया तो तुझे लेने आऊंगा। उसकी आंखें नम थीं और वह एक पल के लिए चुप हो गया। अब उसकी शादी की बात चल रही है, उसने दुख भरे स्वर में कहा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वो शायद सोचती होगी कि मैं झूठा हूं, कि मेरे वादे खोखले थे। विक्रम की आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। फिर उसने सूरज की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, सुन, मेरा एक काम कर दे, तू मेरी मदद करेगा उसे? सूरज एक पल के लिए ठिठक गया। उसने सोचा, आज ही तो मिला है ये और इतनी गहरी बातें बता रहा है, मैं इसका क्या काम कर सकता हूं? वह गहरी सोच में डूब गया, जैसे कोई भारी फैसला लेने की उलझन में हो। विक्रम ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, भाई बोलना। उसकी आवाज में जुनून, बेचैनी और एक अनकही उम्मीद का मिश्रण था। सूरज उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अब विक्रम की आखिरी बात ने उसे हैरान कर दिया था। विक्रम ने सूरज की आंखों में उम्मीद भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा, उसे तू ये मेरा एक पत्र पहुंचा देगा? सूरज एक पल के लिए ठिठक गया, उसका दिमाग सवालों से भर गया। ये क्या ड्रामा है? आज ही तो मिला है ये, और अब मुझे चिट्ठी पहुंचाने का काम दे रहा है। उसने मन ही मन सोचा, आजकल फोन का जमाना है, मैसेज कर दे, बात कर ले। मैं डाकिया हूं क्या? आखिर मैं इसका कौन हूं? न इसका जात का, न रिश्तेदार, बस एक अनजान पुलिस वाला जो आज इस कोहरे में चाय की तलाश में भटकते हुए मिल गया। सूरज की उलझन बढ़ रही थी और वह अपनी सोच में खो गया। बोल ना भाई, करेगा कि नहीं? विक्रम की आवाज ने सूरज को फिर से हकीकत में लौटाया। उसकी आवाज में एक ऐसी बेचैनी थी जैसे सब कुछ सूरज के जवाब पर टिका हो। सूरज ने हल्का सा हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ठीक है भाई, तू बोल, लेकिन एक बात बता, सुंदर भाभी के पास फोन नहीं है क्या? उसने मजाकिया लहजे में पूछा, यह सोचकर कि शायद विक्रम की बात को और समझ सके। विक्रम ने निराशा भरे स्वर में जवाब दिया, फोन? उसके घर वाले उसे फोन रखने नहीं देते। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह अपनी मजबूरी को बयां कर रहा हो। सूरज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो चिट्ठी पढ़ने देंगे किसी की भेजी? उसका सवाल जायज था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मजाक भी था। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, जैसे वह इस सवाल का जवाब पहले से तैयार रखे था। तू भाई एक काम कर, चिट्ठी बस उसके घर के सामने वाले पेड़ पर डाल देना। उस पेड़ में एक गिलास बंधा हुआ है, तार से लटका हुआ। तू चिट्ठी उस गिलास में डाल देना और फिर 3 सीटियां मारना, वो जरूर छत पर आएगी।
तू उसे इशारा करके बता देना कि चिट्ठी आ गई है। विक्रम ने एक सांस में सारी राम कहानी सुना दी, जैसे वह इस योजना को कई बार सोच चुका हो। सूरज ने एक पल सोचा, फिर बोला, चल ठीक है, कहाँ देगा चिट्ठी? उसकी आवाज में अब थोड़ी गंभीरता थी, जैसे वह इस अनजान दोस्त की मदद करने को तैयार हो गया हो। विक्रम ने तुरंत कहा, रुक, मैं 10 मिनट में लाया। यह कहकर वह अपनी बाइक उठाकर कोहरे की उस घनी रात में गायब हो गया। विक्रम की प्रेम गाथा अब एक नए मोड़ पर थी और सूरज उसकी बातों में पूरी तरह खो चुका था। तभी विक्रम थोड़ी देर बाद उसी चाय की दुकान पर लौट आया। उसने जल्दी जल्दी सूरज की हथेली पर एक मुड़ा तुड़ा कागज रखा और उत्साह भरे स्वर में बोला, भाई और सुन, अगर घर पर वो न मिले तो पक्का तुझे रात में बस अड्डे के पास वाले पार्क के बाहर मिलेगी। सूरज ने भौहें सिकोड़ी और हैरानी से पूछा, क्यों, वो रात में वहां क्या करेगी? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, जैसे वह हर सवाल के लिए तैयार था, अरे वहां एक शिव मंदिर है, वो हर सोमवार की शाम को वहां जाती है। कल सोमवार है और घर लौटते वक्त वो थोड़ा समय वहां रुकती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह चाहता हो कि सूरज उसकी बात को गंभीरता से ले। सूरज ने एक पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, उसका पता मैसेज कर दे। उसने चिट्ठी अपनी जेब में डाली, विक्रम को अलविदा कहा और अपनी बाइक की ओर बढ़ गया। उसका मन अब इस अनजान मिशन में उलझ चुका था। अगले दिन सूरज ने जानबूझकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। उसने मुंशी को कुछ खाने पीने की चीजें खिलाई पिलाई, छुट्टी मंजूर करवाई और गाजियाबाद के लिए निकल पड़ा। जब वह विक्रम के बताए पते पर पहुंचा तो उसे एक सुनसान सा मकान दिखा। घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था और दीवारों पर सीमेंट उखड़ रहा था। आसपास घास उग आई थी और दीवारों के किनारे जंगली पौधों ने जगह बना ली थी। आसपास कोई दूसरा घर नहीं था, सिर्फ खाली प्लॉट और कुछ टूटी फूटी कोठियां दूर दूर तक बिखरी हुई थीं। सूरज ने मन ही मन सोचा, ये अमीर लोग क्या जाने गरीबी में कैसे जिंदगी चलती है। अब उसे बस अड्डे के पास वाले पार्क के गेट पर इंतजार करना था। वह समय से पहले ही वहां पहुंच गया। अभी शाम के सिर्फ 5 बजे थे और उसे लंबा इंतजार करना था। उसने समय काटने के लिए आसपास टहलना शुरू किया। पास के एक छोटे से होटल में चाय पी, कुछ नाश्ता किया और बाजार की सैर करता रहा। लेकिन उसका मन बार बार उस लड़की और विक्रम की कहानी में उलझ रहा था। रात गहराने लगी, करीब 11 बजे होंगे जब आखिरकार वह आ ही गई। एक सांवली सी लड़की, मध्यम कद, भोली सी सूरत के साथ। वह उस सुनसान पार्क के गेट पर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। सूरज ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह वही लड़की थी जिसके बारे में विक्रम ने इतनी बातें की थी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, सुनिए, आपके लिए कुछ भेजा है। विक्रम ने भेजा है। यह सुनते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह झूमते हुए बोली, क्या वाकई उसने भेजा है? क्या है, बताइए। उसने उत्साह में अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। सूरज ने अपनी जेब से चिट्ठी निकाली और उसके सामने रख दी। चिट्ठी? उसकी आवाज में खुशी और उदासी का मिश्रण था। उसने चिट्ठी को पकड़ते हुए धीमे से कहा, वो कब आएगा? मैं हार गई इंतजार करके। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा उदास। सूरज ने कहा, सब्र रखो, वो आएगा, जरूर आएगा। लड़की ने चिट्ठी को कांपते हाथों से लिया और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। कभी खुशी की एक हल्की सी चमक तो कभी गहरी उदासी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, जो उसकी सांवली चमक पर चमकते हुए नीचे लुढ़क रहे थे। सूरज खामोश खड़ा उसे देखता रहा, मन ही मन सोच में डूब गया। इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जो इसे इतना भावुक कर रहा है? विक्रम ने आखिर क्या लिखा? लड़की ने चिट्ठी को धीरे से मोड़ा और सूरज की ओर देखा। उसकी आवाज भारी थी, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। सुनो भाई, मेरा एक काम कर दोगे? उसने धीमे से पूछा। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। सूरज ने उसकी उदासी को भांपते हुए हल्का सा मुस्कुराया और कहा, हाँ कर दूंगा। और सुन, रो मत, बात कर ले उससे, मेरे पास विक्रम का नंबर है। उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन लड़की की आंखों में अब भी आंसू चमक रहे थे। सूरज ने याद किया कि उसने विक्रम से उसका नंबर और पता मैसेज करने को कहा था। उसने उस नंबर पर कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। उसने मैसेज भेजे, व्हाट्सएप पर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रम से संपर्क करना जैसे असंभव हो गया था। सूरज ने मन ही मन सोचा, ये क्या माजरा है? कल रात तक तो सब ठीक था।
लड़की ने एक गहरी सांस ली और आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सुना था कि सच्चा प्यार करने वाले लोग अपने वादे से कभी नहीं मुकरते। उसने भी कहा था, मर भी जाऊं पर वादा पूरा करूंगा। मतलब वो धोखेबाज नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक गहरी बेचैनी भी। सूरज ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं, उसने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वह कुछ छिपा रही थी और सूरज को यह बात खटक रही थी। बोल, तेरा क्या काम है? सूरज ने दोबारा पूछा, इस बार थोड़ा जोर देकर। लड़की ने एक पल हिचकिचाया, फिर धीमे से बोली, तुम मेरी मामी के घर चले जाना। कल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। उसकी नजरें अब भी जमीन पर थीं, जैसे वह कुछ बड़ा छिपा रही हो। सूरज ने हैरानी से कहा, पर तेरा घर तो मैं देख आया था। विक्रम ने जो पता दिया था वहां तो ताला लगा हुआ था। हाँ, उसने धीमे से जवाब दिया, पर तुम मेरी मामी के घर जाना, अब मैं तुम्हें पता देती हूं। उसने सूरज को एक नया पता बताया और फिर बिना कुछ और कहे चुपचाप वहां से चली गई। सूरज उस रात गाजियाबाद में एक छोटे से होटल में रुक गया। उसका मन उलझनों से भरा था। आखिर माजरा क्या है? ये लड़की क्या छिपा रही है? और विक्रम का फोन क्यों बंद है? उसकी उत्सुकता अब चरम पर थी और वह रात भर सोचता रहा कि अगली सुबह क्या होने वाला है। अगली सुबह सूरज होटल से निकला और लड़की के बताए पते की ओर चल पड़ा। वह उसकी मामी का घर था। सूरज के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। आखिर वो उसे क्या बताना चाहती है? उसकी उत्सुकता और बढ़ गई थी कि माजरा है क्या आखिर। उसने घर के पुराने जंग लगे गेट को हल्के से खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और एक 60-65 साल की बुजुर्ग औरत बाहर निकली। उसका चेहरा समय की रेखाओं से भरा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। सूरज ने विनम्रता से कहा, अम्मा, मुझे वृंदा जी से मिलना है, उनके लिए एक पार्सल है। उसने अपनी जेब में रखी चिट्ठी को हल्के से छुआ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अब भी सुरक्षित है। वृंदा के लिए? बूढ़ी औरत ने चौंकते हुए कहा। उसकी आवाज में हैरानी और संदेह का मिश्रण था। हाँ, उनके लिए है। उनके सिग्नेचर चाहिए, तभी दे पाऊंगा, सूरज ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि कहीं यह बूढ़ी औरत खुद ही चिट्ठी मांग न ले, और वह नहीं चाहता था कि यह गलत हाथों में जाए। गलत पता है ये, बूढ़ी औरत ने ठंडे लहजे में कहा और दरवाजा बंद करने लगी। उसकी हड़बड़ी और रुखाई ने सूरज को और उलझन में डाल दिया। नहीं अम्मा, यही पता बताया गया है, सूरज ने हल्के से जोर देकर कहा, अपनी आवाज में दृढ़ता लाने की कोशिश करते हुए। बूढ़ी औरत रुक गई। उसने सूरज को एक विचित्र खामोशी के साथ घूरा, जैसे वह उसकी आत्मा तक देख रही हो। उसकी नजरें इतनी तीखी थीं कि सूरज को एक पल के लिए असहजता महसूस हुई। क्या हुआ अम्मा? बुलाइए उनको, मैं ये पार्सल सिर्फ उन्हें ही दूंगा, सूरज ने फिर कहा, इस बार थोड़ा बेचैन होकर। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और फिर ठंडे कठोर स्वर में बोली, तो तुझे उसे पार्सल देने भगवान के पास जाना होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सूरज को और परेशान कर गई। सूरज का मुंह खुला रह गया। उसके सामने जैसे अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मार दिया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या बोल रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी और शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। आज की मरी है वो, बूढ़ी औरत ने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा। जब तू होगा भी नहीं तब की चली गई थी, आज से कोई 22 साल पहले। उसका चेहरा अब अजीब सा हो गया था, जैसे वह कोई पुराना दर्द याद कर रही हो। सूरज को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर सुन्न पड़ गया हो। काटो तो खून नहीं, उसने मन ही मन सोचा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रहा है वो सच हो सकता है। क्या यह कोई सपना था? क्या वह किसी अजीब भंवर में फंस गया था? फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अम्मा, क्या हुआ था उनको? बूढ़ी औरत ने उसे एक लंबी नजर से देखा, फिर बोली, अंदर आ। उसकी आवाज में अब थोड़ी नरमी थी, लेकिन उसमें अब भी एक रहस्य छिपा था। सूरज ने धीरे से कदम बढ़ाए और अंदर चला गया। घर पुराना और साधारण सा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और धूल की परतें थीं। वह एक पुराने दीवान पर बैठ गया जिसके कपड़े घिसे हुए थे। उसका मन अब भी उस बूढ़ी औरत की बातों में उलझा था। पहले बता, तू उसे कैसे जानता है? बूढ़ी ने सवाल दागा। उसकी नजरें सूरज को भेद रही थीं।
सूरज ने एक गहरी सांस ली और बोला, अम्मा, तुमने किसी विक्रम चौधरी का नाम सुना है? बूढ़ी औरत यह नाम सुनकर पहले चौंकी, फिर उसने सूरज को घूरते हुए कहा, ओह हाँ, उसी का किया धरा था ये। उसका मन उलझनों और डर के भंवर में फंसा हुआ था। बूढ़ी औरत की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और कोहरे की सर्द सुबह अब और ठंडी लग रही थी। उसने विक्रम का नाम लिया था और बूढ़ी का चेहरा अचानक बदल गया था। सूरज अब सोचने लगा, अरे ये क्या माजरा है? घबराहट से उसके माथे पर इस ठंड के मौसम में भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और धीमे भारी स्वर में बोली, आज नहीं मरी थी वो, 20 साल पहले उसने अपनी मौत खुद चुनी थी। उसकी आवाज में एक पुराना दर्द था जो हर शब्द के साथ और गहरा होता जा रहा था। सूरज का गला सूख गया। वह हकलाते हुए बोला, कैसे, क्या हुआ था? उसकी आवाज कांप रही थी और वह मुश्किल से शब्द जोड़ पा रहा था। सुन तो फिर, बूढ़ी ने कहा और अपनी कहानी शुरू की। उसकी आंखें अतीत में खो गईं। वो किसी पुलिस वाले चौधरी के चक्कर में पड़ गई थी। गरीब थी मेरी वृंदा, मासूम थी। उस लड़के ने उसे बहका लिया, शादी के झूठे सपने दिखाए और वो बेचारी उसकी बातों में आ गई। बूढ़ी की आवाज में गुस्सा और दुख दोनों थे। मैं उसकी मामी थी, उसने आगे बताया। जब भी मैं उससे शादी की बात करती, वो यही कहती, चौधरी आएगा और मुझे दुल्हन बनाकर ले जाएगा। वो गरीबी में पली बड़ी थी, मेहनती थी मेरी वृंदा। उसकी मां बचपन में ही चल बसी थी और तब से मैंने ही उसे पाला था। मेरे मामा ने उसकी शादी पक्की कर दी थी, अच्छा रिश्ता था, लेकिन उस पगली पर उस चौधरी का भूत सवार था। एक रात वो घर छोड़कर भाग गई उस चौधरी के लिए, लेकिन वो उसे लेने कभी नहीं आया। बूढ़ी की आंखें नम हो गई थीं और उसने अपनी फटी धोती के कोने से आंसू पोंछे। उसके बाद वो थोड़ी सी कम दिमाग हो गई, अजीब हरकतें करने लगी। उसका रिश्ता भी टूट गया। वो रोज बस स्टैंड के पास उस पार्क में जाकर खड़ी रहती, उसी उम्मीद में कि वो चौधरी आएगा। एक रात वो उसी तरह इंतजार कर रही थी। कुछ मन छले लड़कों की नजर उस पर पड़ गई। अगली सुबह उसकी लाश झाड़ियों में मिली, आपत्तिजनक हालत में। बूढ़ी की आवाज टूट गई और वह एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने सूरज की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुन, मुझे पता है तुझे भी वो दिखी होगी ना। यह कहकर बूढ़ी अचानक हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं, बल्कि एक डरावना खालीपन था। सूरज का दिल जोर से धड़का। वह डर के मारे कांपने लगा। हाँ, कल मिली थी, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बूढ़ी ने उसे घूरते हुए अपनी फटी धोती से फिर आंसू पोंछे और रोते हुए बोली, भटक रही है वो, तुझे नहीं औरों को भी दिखी है। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह अपनी भतीजी के दर्द को आज भी जी रही हो। तुझसे पहले भी 2-3 लड़के आए थे, यही पूछते हुए कि वृंदा कहाँ है। वो सब भी पुलिस में थे। तू भी पुलिस में होगा, है ना? बूढ़ी ने सवाल भरी नजरों से सूरज को देखा। हाँ हूं, सूरज ने धीमे से कहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वृंदा नहीं रही, यह सुनकर कोई आधा बेहोश हो गया, कोई डर कर भाग गया, बूढ़ी ने कहा। पर तूने आज उसकी पूरी कहानी सुनी? उस बूढ़ी औरत की बातों में उलझा हुआ था। कोहरे की ठंडक अब और गहरी लग रही थी और उसका माथा घबराहट से पसीने से तरबतर हो चुका था। वृंदा की कहानी, उसकी मौत और उसकी भटकती आत्मा की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। वह सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? विक्रम को यह कैसे बताऊं कि वृंदा अब इस दुनिया में नहीं है? उसे डर था कि यह खबर सुनकर विक्रम टूट न जाए। कोई भी इतना गहरा प्यार खोने की बात सुनकर बिखर सकता है, लेकिन सच तो यही था और सूरज को अब इसे स्वीकार करना था। उसने वृंदा की मामी से विदा ली, लेकिन उसका दिल भारी था। उसने सोचा, विक्रम को फोन पर यह बात बताना ठीक नहीं। अगर वो कोई आत्मघाती कदम उठा ले तो? नहीं, मुझे उससे मिलकर आमने सामने बात करनी होगी। उसे सारी बात समझानी होगी। वृंदा की मौत, उसकी आत्मा, ये सब। उसने फैसला किया कि वह बरेली जाकर विक्रम से मिलेगा और उसे सब कुछ सही से समझाएगा। सूरज जल्दी ही गाजियाबाद के बस स्टेशन पहुंच गया। वहां कोहरे और भीड़ के बीच खड़ा होकर उसने बस का इंतजार शुरू किया। उसका मन अब भी उस अजीब घटना में उलझा था। वह सोचने लगा, कितना अजीब प्रेम है ये। एक आत्मा किसी का इंतजार कर रही है,
गीता में भी तो लिखा है कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर भटकती रहती है। विज्ञान भी कहता है कि आत्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, और मैंने तो कल रात उसे अपनी आंखों से देखा। सूरज का दिमाग इन विचारों में डूबा था और उसका दिल अब भी उस रहस्यमयी मुलाकात से कांप रहा था। शाम ढलते ढलते बस आ गई। सूरज बस में चढ़ा और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। वह अभी भी उस अजीब घटना के बारे में सोच रहा था जब उसकी नजर अपनी बगल की सीट पर गई। एक औरत जो देखने में साधारण और गांव की लग रही थी, वहां बैठने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही एक आदमी अपनी सीट से उठा, उसने जल्दी से उस जगह को लपक लिया, लेकिन वह देर से खड़ी हुई थी और उसकी हड़बड़ी सूरज को थोड़ा अजीब लगा। जब टिकट वाला आया और उससे टिकट के पैसे मांगे, तो औरत ने अपनी पुरानी फटी साड़ी के पल्ले में बंधे कुछ सिक्के निकाले। उसके पास सिर्फ 100 रुपए की चिल्लर थी, जो टिकट के लिए काफी नहीं थी। सूरज को उस गरीब औरत पर दया आ गई। उसने बिना कुछ सोचे अपने जेब से पैसे निकाले और उसके टिकट का किराया भर दिया। औरत ने सूरज की ओर देखा और कृतज्ञता भरे लहजे में कहा, बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आवाज में एक सादगी थी, लेकिन सूरज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा मत करो, ये तो इंसान का धर्म है, एक दूसरे के काम आना। बातों बातों में पता चला कि उसे भी बरेली के पास ही उतरना था। सफर लंबा था और सूरज ने उसे रास्ते में समोसा और चाय ऑफर की, लेकिन उस औरत ने विनम्रता से मना कर दिया। सूरज ने उसकी वेशभूषा पर गौर किया। उसकी साड़ी सादी और पुरानी थी, जिसके पल्ले से उसने अपना मुंह ढका हुआ था। उसके हाथों में 1-2 चूड़ियां थीं, जिनका रंग उतर चुका था, और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वह किसी गांव की साधारण औरत लग रही थी, जो शायद कहीं मजदूरी करने जा रही थी। सूरज बस की खिड़की के पास बैठा था। उसका मन अब भी वृंदा की कहानी और उसकी भटकती आत्मा के रहस्य में उलझा हुआ था। उसने उस साधारण सी गांव वाली औरत से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका दिमाग उस अजीब घटना से चिपक गया था, जैसे कोई झोंक उसके विचारों को चूस रही हो। वह बार बार सोच रहा था, अब मैं विक्रम को क्या जवाब दूं? कैसे बताऊं कि वृंदा 20 साल पहले मर चुकी है? अगर वो टूट गया तो? इन सवालों की उधेड़-बुन में वह खोया हुआ था। थकान से उसका शरीर अब सुस्त पड़ रहा था और बस की खिड़की से आती ठंडी हवा उसे हल्का सा सुकून दे रही थी। उसकी आंखें भारी होने लगीं और धीरे धीरे उसे नींद ने आ घेरा। जब सूरज की आंखें खुलीं तो उसे गला सूखा हुआ महसूस हुआ। प्यास से उसका मुंह कड़वा हो गया था। उसने देखा कि बस किसी सुनसान से रेस्टोरेंट के सामने रुकी हुई थी। बस में कोई सवारी नहीं थी। उसने सोचा, शायद सब रेस्टोरेंट में होंगे। वह नीचे उतरा और रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे हैरानी हुई। रेस्टोरेंट में एक भी इंसान नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और मध्यम रोशनी में सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। तभी उसकी नजर साइड काउंटर पर पड़ी, जहां पानी की बोतलें रखी थीं। प्यास से बेचैन सूरज ने एक बोतल उठाई, ढक्कन खोला और पानी को अपने मुंह में उड़ेलने लगा। लेकिन जैसे ही पानी उसके गले से नीचे उतरा, उसे एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। उसने बोतल को रोशनी में देखा और उसका दिल दहल गया। बोतल में पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल रंग का खून था। सूरज ने घबराहट में बोतल फेंक दी और थूकने लगा। छी, थू, वह चिल्लाया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। हे ईश्वर, ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई है? कोई है? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा और गहरा हो गया था, जैसे पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो। डर के मारे सूरज ने बस की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी उसने देखा कि बस आगे बढ़ रही थी बिना उसे लिए। कोई रोको, बस को रोको! वह चीखता हुआ बस के पीछे भागा। तभी उसकी नजर उस गांव वाली औरत पर पड़ी, जो उसी की तरह बस के पीछे दौड़ रही थी। उसकी फटी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसका चेहरा अब भी पल्ले से ढका था। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले वह औरत किसी तरह चलती बस में चढ़ गई। अचानक बस रुक गई। सूरज भी हांफते हुए बस में चढ़ा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका दिमाग घूम गया। बस खाली थी। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। यह बस कैसे चल रही थी? सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वह डर से चौंक पड़ा और उसी पल सूरज की आंखें खुल गईं। उसने पाया कि वह अपनी सीट पर ही बैठा था। वह गांव वाली औरत अपनी सीट पर चुपचाप बैठी थी, उसका चेहरा अब भी साड़ी के पल्ले से ढका हुआ। सूरज का दिल अब भी धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह एक
भयानक सपना देख रहा था, लेकिन उस सपने ने उसे इतना डरा दिया था कि उसकी सांसें अब भी तेज थीं। बस की ठंडी हवा और उस डरावने सपने ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार सोच रहा था, विक्रम को ये सब कैसे बताऊं? वृंदा की मौत, उसकी आत्मा, वो सब, क्या वो इस सच को बर्दाश्त कर पाएगा? सूरज का दिल भारी था और सफर जैसे कभी न खत्म होने वाला लग रहा था। आखिरकार थकान और उलझनों के बीच वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर भी सूरज का मन शांत नहीं हुआ। वृंदा की मामी की बातें, उसकी भटकती आत्मा और बस में देखा गया वो सपना, सब कुछ उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने फैसला किया कि वह विक्रम को सच बताएगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। विक्रम का प्यार, उसकी उम्मीदें और उसका विश्वास, सूरज को डर था कि यह खबर उसे तोड़ न दे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि वह विक्रम से आमने सामने मिलकर ही सब कुछ बताएगा। उस रात सूरज उसी चाय की दुकान पर पहुंचा जहां उसकी और विक्रम की पहली मुलाकात हुई थी। कोहरे की सर्दी अब भी हवा में तैर रही थी और लालटेन की मध्यम रोशनी दुकान को एक रहस्यमयी सा माहौल दे रही थी। सूरज ने अपनी जेब से फोन निकाला और विक्रम को कॉल किया। भाई तुरंत आजा, उस चाय की दुकान पर बात करनी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। कुछ देर बाद विक्रम वहां पहुंचा। दोनों आमने सामने खड़े थे। सूरज का चेहरा गंभीर था, लेकिन विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो सूरज को और उलझन में डाल रही थी। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, शुक्रिया भाई, जो तू वृंदा को यहां ले आया। सूरज के होश उड़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराते हुए बोला, मैं कब लाया? तू क्या बोल रहा है? उसकी आवाज में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। तभी पीछे से एक नरम लेकिन परिचित आवाज आई, आप ही ने तो मेरा टिकट लिया था। सूरज का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां वृंदा खड़ी थी, वही सांवली भोली सी लड़की जिसे उसने बस स्टैंड पर देखा था। उसकी साड़ी पुरानी थी, चेहरा सादगी भरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सूरज की घिघी बंध गई। वृंदा, तुम तो, उसके होंठ चिपक गए और वह शब्दों को जोड़ नहीं पा रहा था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हम शादी करने जा रहे हैं। अच्छा हुआ तूने हमें मिलवा दिया। उसने वृंदा का हाथ थाम लिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए धीरे धीरे चलने लगे। उनके चेहरों पर एक नूरानी सी चमक थी, जैसे वे किसी और दुनिया के हिस्से हों। सूरज ने हड़बड़ी में विक्रम का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी घटना घटी। विक्रम और वृंदा दोनों एकदम से सफेद रोशनी में बदल गए। वह रोशनी हवा के साथ बहती हुई गायब हो गई, जैसे कोई सपना हवा में घुल गया हो। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उस चाय की दुकान से भागता हुआ अपने छोटे से कमरे की ओर दौड़ा। कोहरे की सर्द रात में उसकी सांसें हवा में भाप बनकर उड़ रही थीं। वृंदा और विक्रम का सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो जाना, यह सब उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उसने मन ही मन सोचा। कमरे में घुसते ही उसका सिर चकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अंधेरा उसके चारों ओर छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह जब सूरज को होश आया तो उसका शरीर अब भी कांप रहा था। सूरज ने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और विक्रम के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल करने पर दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज आई। हेलो, ये नंबर मेरा है, मैं बिहार से घनश्याम बोल रहा हूं, उसने कहा। सूरज का दिल बैठ गया। उसने कई बार नंबर चेक किया, लेकिन हर बार वही जवाब मिला। विक्रम का नंबर किसी और के पास कैसे? वह हैरान था। उसका दिमाग अब और उलझ गया। उसने फैसला किया कि वह उस थाने में जाएगा जहां विक्रम ने बताया था कि वह तैनात है। सूरज बरेली के उस पुराने थाने में पहुंचा जहां हवा में पुरानी फाइलों की धूल और कागजों की गंध भरी थी। उसने वहां के हवलदार से पूछा, विक्रम चौधरी, सिपाही, क्या आप उसे जानते हैं? हवलदार ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर बोला, हाँ, विक्रम चौधरी, लेकिन वो तो कई साल पहले यहां था। उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हवलदार से और पूछा तो उसने बताया, उस समय कुछ सिपाहियों ने हमें बताया था कि विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रुकवाने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। सूरज का दिमाग अब सारी बातों को जोड़ने लगा। वृंदा की मौत, विक्रम की अकाल मृत्यु, यह सब एक रहस्यमयी धागे से जुड़ा हुआ था। उसने सुना था कि अकाल मृत्यु होने पर
आत्मा अधूरी इच्छाओं के कारण पृथ्वी पर भटकती रहती है। शायद विक्रम की आत्मा भी वृंदा से मिलने के लिए तड़प रही थी, और वृंदा, वह भी उसी बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रही थी सालों से। सूरज को अब समझ आया कि वह गांव वाली औरत जिसका चेहरा साड़ी के पल्ले से ढका था, कोई और नहीं बल्कि वृंदा की आत्मा थी। भगवान ने शायद सूरज को उनकी आत्माओं को मिलाने का माध्यम बनाया था। सूरज ने एक गहरी सांस ली। उसका मन अब हल्का हो रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी सिहरन भी थी। उसने मन ही मन अपने बुजुर्गों की बात याद की, जो कहा करते थे कि सच्चा प्यार अपने वादों को हमेशा निभाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ।